कई लोग मानते हैं कि समझदार वही है जो हर बात का जवाब तुरंत दे दे। एडम ग्रांट कहते हैं कि असली समझदारी जवाबों में नहीं बल्कि सवालों में है। ज्ञान होना अच्छी बात है, मगर अपने पुराने यकीनों पर दोबारा सोच लेना यही असली सुपर पावर है। किताब थिंक अगेन का मूल संदेश है, अपनी राय को पहचान से अलग रखो, विनम्र आत्मविश्वास रखो और जरूरत पड़ने पर सोच बदलने का साहस दिखाओ। क्योंकि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, जो कल सच था वह आज अधूरा हो सकता है। यह किताब सिखाती है कि हम कैसे अकेले, रिश्तों में और संगठनों में पुनर्विचार की आदत बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं द बुक ब्रीफ और आज हम खोल रहे हैं थिंक अगेन का ऐसा नक्शा जो आपको नए विचारों के लिए तैयार करेगा, बिना अहंकार, बिना बचाव और बिना डर के। भाग 1, क्यों और कैसे करें पुनर्विचार व्यक्तिगत स्तर पर। किताब का पहला और सबसे शक्तिशाली विचार है विनम्र आत्मविश्वास। अपने कौशल पर भरोसा रखो, पर यह मानकर चलो कि तुम गलत भी हो सकते हो। हम में से बहुत से लोग अपने विचारों की हिफाजत ऐसे करते हैं जैसे वे हमारी पहचान हों। इसलिए जब कोई विचार पर सवाल करता है, हमें लगता है कि हमारी शख्सियत पर हमला है। परिणाम यह होता है कि हम 3 मोड्स में फंस जाते हैं। उपदेशक की तरह अपनी मान्यता का महिमा मंडन, अभियोजक की तरह दूसरे की गलती ढूंढना या राजनेता की तरह ताली बजवाने के लिए राय बदलना। लेखक कहते हैं, इन तीनों की जगह वैज्ञानिक मोड अपनाओ, परिकल्पना बनाओ, प्रयोग करो, डेटा देखो और गलत निकले तो राय बदल दो। यही काम आता है डनिंग-क्रूगर प्रभाव की समझ। शुरुआती जानकारी हमें अति आत्मविश्वासी बना देती है। जैसे ही ज्ञान गहराता है, हमें अपनी सीमाएं दिखने लगती है। इसलिए पहला अभ्यास है, अपने ज्ञान को मापने के बजाय अपनी जिज्ञासा को मापो। खुद से पूछो, आखिरी बार कब मैंने कोई राय बदली थी और क्यों बदली थी। एक कहानी से समझते हैं। मसलन, आप नई नौकरी के पहले महीने में किसी प्रोसेस को धीमा और बेकार मान लेते हैं। आप तर्क देते हैं कि आपका पुराना तरीका बेहतर था। लेकिन जैसे ही आप ग्राहक के आंकड़े देखते हैं, पता चलता है कि मौजूदा प्रोसेस की वजह से शिकायतें आधी रह गईं। आप चाहे तो अपने पुराने विश्वास से चिपके रह सकते हैं, पर वैज्ञानिक मोड कहता है, डेटा देखो और राय अपडेट करो। यही थिंक अगेन का व्यावहारिक अर्थ है। कैसे शुरू करें? एक माइक्रोशंका रखें, हर ठोस राय के साथ एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह रखें, कहाँ मैं गलत हो सकता हूँ। 2 प्रीमोर्टम करें, निर्णय लेने से पहले कल्पना करें कि यह असफल हुआ, फिर कारण तलाशें। 3 चुनौती सर्किल बनाएं, ऐसे 2-3 लोग रखें जो आपकी तारीफ नहीं, आपकी सोच की जांच करें। 4 पहचान से राय अलग रखें, अपने आप से कहें, मैं यह विचार रखता हूं, पर मैं यह विचार नहीं हूं। नतीजा यह कि आप मैं सही ही हूं के जाल से बाहर निकलकर मैं सीख रहा हूं की तरफ बढ़ते हैं। यही मानसिक लचीलाप न आगे के हिस्सों की बुनियाद है। भाग 2, रिश्तों और प्रभाव में पुनर्विचार दूसरों के साथ। दूसरे स्तर पर सवाल है, जब सामने वाला अड़ा हुआ हो तो उसे और खुद को कैसे रिथिंक कराए। किताब बताती है कि बहस जीतना और विचार बदलना 2 अलग बातें हैं। बहस अक्सर अहंकार को उकसाती है, विचार बदलना जिज्ञासा से शुरू होता है। लेखक एक बढ़िया औजार सुझाते हैं, प्रेरक संवाद की तकनीक। सीधे तुम गलत हो कहने के बजाय सवाल पूछो, छोटे छोटे लक्ष्य तय कराओ और व्यक्ति को खुद निष्कर्ष पर आने दो। जब इंसान अपने तर्कों की कमजोरी खुद देखता है, तब बदलाव टिकाऊ होता है। दूसरा औजार, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। लोग तब खुलते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि आप उनका अपमान नहीं करेंगे। मैं समझना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों मानते हैं। यह वाक्य रक्षा दीवार को गिरा देता है। याद रखिए, आप किसी को जिता सकते हैं या बदल सकते हैं, दोनों साथ नहीं होते। बदलना है तो उसे मान सम्मान दो, समस्या पर फोकस करो, व्यक्ति पर नहीं। तीसरी बात, जटिलता की भाषा।
हम सब सरल कथाओं से प्यार करते हैं, पर वास्तविकता जटिल होती है। श्यामश्वेत के बजाय धूसर बोलो। कहो, कुछ मामलों में यह काम करता है, कुछ में नहीं। जब आप अपने तर्क में सीमाएं स्वीकार करते हैं, सामने वाला भी नरम पड़ता है। यह विश्वसनीयता संकेत देता है कि आप दलील नहीं, सच्चाई ढूंढ रहे हैं। एक घरेलू उदाहरण ले। परिवार में करियर को लेकर मतभेद है। आप इंजीनियरिंग छोड़कर डिजाइन पढ़ना चाहते हैं। टकराव का तरीका है, आप पुरानी सोच के हैं। रिथिंक का तरीका है, पहले माता पिता की आशंकाएं सुने, फिर अपना छोटा सा पायलट पेश करें। 6 महीने की स्कॉलरशिप, पोर्टफोलियो, इंटर्नशिप का प्रूफ। आप उनकी वैध चिंता, स्थिरता को समाधान से जोड़ते हैं। डिबेट हार जीत से हटकर निर्णय बेहतर हो जाता है। टीमों में यह और भी जरूरी है। विचार विरोध को व्यक्ति विरोध बनने से बचाइए। लेखक के संदेश के मुताबिक स्वस्थ मतभेद वह है जो विषय पर सख्त हो, व्यक्ति पर मुलायम। इसकी शर्त है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, टीम में असहमत होने की आजादी। शीर्ष भूमिका में है तो सार्वजनिक रूप से अपना मन बदलने के उदाहरण दीजिए। नीचे है तो डेटा और विकल्प लेकर जाइए, सिर्फ नाराजगी नहीं। धीरे धीरे मैं सही की संस्कृति हम सीख रहे हैं में बदलती है। भाग 3, सामूहिक पुनर्विचार, आदत, काम और संस्थानों में। तीसरा स्तर है संस्थागत। यहाँ गलती महंगी पड़ सकती है, इसलिए थिंक अगेन एक सिस्टम बनकर काम आता है, प्रेरणा नहीं। लक्ष्य है ऐसे रिवाज और प्रक्रियाएं गढ़ना जो समय समय पर मान्यताओं की जांच करें और गलत होने को सीखने का आमंत्रण बनाए। पहला प्रणालिक औजार, रिव्यू रूटीन। तिमाही निर्णय लॉग रखिए, कौन सी धारणा पर हमने फैसले लिए, क्या संकेत है कि उसे अपडेट करना चाहिए। यह आदत एक बार तय, हमेशा सही वाले जरपन को तोड़ती है। दूसरा, किलर फीचर्स नहीं, किलर प्रश्न। किसी बड़े प्रोजेक्ट से पहले कमरे में 2 भूमिकाएं तय कीजिए। एक रेड टीम जो सिर्फ जोखिम और अंधे धब्बे खोजे, और एक ब्लू टीम जो समाधान दे। दोनों का काम दस्तावेज में दर्ज हो ताकि बाद में सीख मिल सके। तीसरा, प्रोटोटाइप सोच। बड़ा बदलाव करने से पहले छोटे प्रयोग। अगर आप शिक्षा में नया पाठ्यक्रम ला रहे हैं तो पहले 2 सेक्शन में चलाकर सीखें, फिर स्कूल भर में फैलाए। यही वैज्ञानिक मोड का संगठनात्मक रूप है। चौथा, फीडबैक की डिजाइन। फीडबैक तभी आता है जब लोगों को भरोसा हो कि इसे सजा नहीं मिलेगी। नियम बनाइए कि आइडिया पर प्रहार, इंसान पर आदर, साथ में चैलेंज नेटवर्क औपचारिक कीजिए। कुछ लोग जिनका काम आपके निर्णयों की जांच करना है। यह हाँ में हाँ वालों की भीड़ से लाख गुना उपजाऊ होता है। पांचवा, सीखने योग्य गलतियां। हर विफलता समान नहीं, न लापरवाही न अनैतिकता, मगर अनिश्चित माहौल में सोची समझी छोटे दायरे में की गई गलती सीखने योग्य होती है। उसे न छुपाए न सजाए, उसे साझा करें ताकि पूरी टीम तेजी से सुधरे। एक उदाहरण से जोड़ते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी ने महामारी के बाद हाइब्रिड काम अपनाया। पहली डिजाइन में 3 दिन ऑफिस तय किया गया, पर कई टीमों की उत्पादकता गिर गई। पुराने मॉडल की जिद करना आसान था, पर थिंक अगेन कहता है, डेटा देखो, छोटे छोटे प्रयोग करो। कुछ टीमों में टीम निर्धारित दिन लागू किए गए, कहीं मीटिंग फ्री सुबह रखी। 3 हफ्ते में स्पष्ट हो गया कि स्वायत्तता और स्पष्ट साझा स्लॉट का मिश्रण बेहतर है। आपने नीति अपडेट की और लोगों को महसूस हुआ कि यहां विचार बदलना कमजोरी नहीं, क्षमता है। यही पुनर्विचार की संस्कृति है। निष्कर्ष, क्या ले साथ और कैसे शुरू करें। थिंक अगेन यह नहीं कहती कि हर बात पर शक करो और निर्णय ठहर ही न पाए। यह सिखाती है, निर्णय लो पर धारणा को समय समय पर परखो। मजबूत राय पर हल्की पकड़। अपनी पहचान को जिज्ञासा के साथ जोड़ो, न कि किसी एक विचार से। व्यक्तिगत जीवन में छोटे छोटे कदम उठाओ, महीने में 1 राय लिखकर अपडेट करो,
अपने फोन में मैं कहाँ गलत हो सकता हूँ नाम का नोट रखो। हर बड़े फैसले से पहले प्रीमोर्टम और पोस्टमोर्टम करो। रिश्तों में बहस जीतने के बजाय समझ बनाने का लक्ष्य रखो। सवालों से पुल बनाओ। काम और संस्थान में चुनौती सर्किल, रेड टीमिंग और सीखने योग्य गलतियों की भाषा गढ़ो। आखिरी बात, सोच बदलना पलटी नहीं, प्रगति है। जब आप स्वीकार करते हैं कि आपके पास हर बात का पूरा जवाब नहीं, आप सीखने के लिए जगह खोलते हैं। कल का आप आज के आप से ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए, और यह तभी होगा जब आज का आप थिंक अगेन करने की हिम्मत रखे। आप थे द बुक ब्रीफ के साथ। अगर आपको यह सार जरूरी लगा तो इसे आगे बढ़ाइए और खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, अगले हफ्ते मैं कम से कम एक राय पर दोबारा सोचूंगा और डेटा देखकर उसे अपडेट करूंगा। यही आदत धीरे धीरे आपकी व्यक्तिगत, रिश्तों और पेशेवर दुनिया तीनों को बेहतर बना देगी। दोस्तों, यह थी एडम ग्रांट की किताब थिंक अगेन की गहराई भरी झलक। याद रखिए, सच्ची समझदारी वही है जो अपने विचारों को स्थायी सच न माने, बल्कि हर दिन सवाल पूछे और सीखने को तैयार रहे। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा हो तो चैनल द बुक ब्रीफ को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको ऐसी किताबों से रूबरू कराते हैं जो सोचने का रंग बदल दे और जिंदगी को नए नजरिए से देखने का साहस दे। तो अगली किताब तक अपने विचारों को हल्का रखें, जिज्ञासा को जिंदा रखें और याद रखें, सोच बदलना कमजोरी नहीं, विकास की पहचान है। द बुक ब्रीफ से मैं लेता हूं आज के लिए विदा। फिर मिलेंगे नई किताब, नए विचार और नए नजरिए के साथ।